नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार रहेगी या जाएगी? आज की तारीख में देश का सबसे बड़ा सियासी सवाल यही है। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने के मामले में एनआईए की जांच जिस तेजी से बढ़ रही है और मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर के एटीएस ने जो कुछ भी अभी तक अपने हाथ में लिया है, दिल्ली से लेकर मुंबई तक जो सियासी खलबली हलचल है, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो अगले कुछ दिनों के भीतर विस्फोटक शक्ल अख्तियार कर सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि 25 तारीख यानी 25 मार्च जिस रोज़ सचिन वाजे की कस्टडी एनआईए की ख़त्म हो रही है, उससे पहले एनआईए बहुत बड़ा खुलासा कर सकता है। अब सवाल ये है कि लड़ाई किस मोड़ पर है, कहाँ है। 3 टुकड़े इसके हैं। एक किरदार परमवीर सिंह हैं जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक हिस्सा एनसीपी और शरद पवार की अगुवाई में चलने वाली पार्टी का है जो सरकार में हिस्सेदार है, जो अपने गृह मंत्री को बचाने की कोशिश में है। और तीसरा हिस्सा बीजेपी का है जो लगातार हमलावर है। अब इन तीनों का समझते हैं। परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी एक्सेप्ट कर ली है, कबूल कर ली है। परमवीर सिंह ने ये कहा है कि जिस तरीके से मेरा तबादला किया गया और तबादला के लिए जो कारण बताए गए, मेरे ऊपर जो सवाल खड़ा किए गए, मेरी भूमिका, मेरे महकमे की भूमिका और बहुत सारे संदिग्ध प्रश्न, वो दरअसल बेबुनियाद हैं। जांच इस बात की होनी चाहिए कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 100 करोड़ की मांग की या नहीं की। 100 करोड़ की महीने की उगाही का टारगेट उन्होंने सचिन वाजे को दिया कि नहीं दिया। अनिल देशमुख के घर का जो सीसीटीवी है उसको अपने कब्जे में लेकर के यह देखा जाना चाहिए कि उनसे मिलने जुलने के लिए कौन से लोग आते जाते रहे, कब कब आते जाते रहे, उनके यहाँ बैठ के किस तरीके की चलती रही। इस बीच में शरद पवार आ गए और शरद पवार ने कहा कि परमवीर सिंह जो कुछ भी कह रहे हैं दरअसल वो बेबुनियाद है, बेकार की बातें हैं। परमवीर सिंह ने ही वाजे को पनाह दी। वाजे को महकमे में लाने का एकमात्र कारण परमवीर सिंह है। इस पूरे मामले में अगर कोई आदमी संदेह के दायरे में है तो परमवीर सिंह है। कमोबेश वो वही बात कह रहे थे जो अनिल देशमुख ने परमवीर सिंह के ट्रांसफ़र के समय अपनी चिट्ठी में लिखी। इस बात की लड़ाई परमवीर सिंह लड़ रहे हैं कि सच मैं या सच आपका गृह मंत्री। शरद पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अनिल देशमुख, जिस समय सचिन वाजे और अनिल देशमुख के बीच बातचीत या मीटिंग की बात परमवीर सिंह कर रहे हैं, वो दोनों तारीखें ऐसी हैं जब वो कोरोना के चलते, कोविड के चलते अस्पताल में थे। शरद पवार ने ये कहा कि 5 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक अनिल देशमुख अस्पताल में थे कोविड पॉजिटिव होने के कारण, और 16 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक वो घर पर क्वारंटाइन थे। इसके तुरंत बाद बीजेपी ने वो वीडियो निकाला जो अनिल देशमुख ने अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला था और कहा कि देखिए, आप तो कहते हैं कि 5 से 15 फरवरी वो अस्पताल में थे और 15 फरवरी को वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया के लोग थे, रिपोर्टर्स थे। आप कहते हैं कि 16 से 27 फरवरी तक क्वारंटाइन थे। उनकी बाहर की तस्वीरें हैं, मीडिया से घिरे हुए हैं, अपने लोगों से घिरे हुए हैं। तो आप आखिर जो कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं और यह झूठ क्यों है? बीजेपी के इस तरह के खुलासे या पलटवार के बाद से शरद पवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन बीजेपी ने कहीं न कहीं यह साबित करने की कोशिश की है कि शरद पवार अपने गृह मंत्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गृह मंत्री 100 करोड़ की उगाही करने का आदेश अपने पुलिस महकमे के लोगों को दिया करता था, और उसका खुलासा मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अपनी लंबी चौड़ी चिट्ठी में किया है, जो उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखी है। परमवीर सिंह ने उसमें बहुत सारे मैसेजेस जो उन्होंने एसीपी के साथ शेयर किया था, उसको भी चिट्ठी का हिस्सा बनाया था, जो आपने अलग अलग चैनलों पर और सोशल मीडिया पर देखा होगा। मैंने भी अपने पिछले पोस्ट में उसका जिक्र किया था। उन्हीं तारीखों के हवाले से आज शरद पवार अपने गृह मंत्री को बचा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने पलटवार में वो सारी पोल खोल के रख दी। अब आते हैं
सचिन वाजे को लेकर के एक बड़ा खुलासा आज ये हुआ है कि सचिन वाजे को लेकर के एनआईए पहुंचा ट्राइडेंट होटल। क्यों? क्योंकि ट्राइडेंट होटल में 16 से 20 फरवरी तक सचिन वाजे रुका हुआ था। 16 फरवरी से 20 फरवरी, 18 फरवरी को गायब होती है कार, वो स्कॉर्पियो जो मनसुख हिरेन की थी, और वो 25 फरवरी को जाकर के एंटीलिया के बाहर लगती है जिसमें विस्फोटक रखा गया होता है। ये वही दौर है जिस दौर में यह सब कुछ होता है, और वो ट्राइडेंट में उस समय सचिन वाजे ठहरा हुआ था। 5 स्टार होटल है, वहां एनआईए लेकर के पहुंचा है, और उस दौरान का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है कि उस समय सचिन वाजे से इस होटल में उसके कमरे तक मिलने जुलने वाले लोग कौन थे और 4 दिन वो क्या कर रहा था। एनआईए के करीबी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है कि सचिन वाजे ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया है, यानी कि मनसुख हिरेन की हत्या से लेकर के और मुकेश अंबानी के घर के बाहर गाड़ी लगाने तक, और 100 करोड़ की उगाही का जो भी जाल फैला हुआ था, यह जो लूट खसोट थी, यह जो एक तरीके से कहिए गुंडागर्दी थी, यह सब कुछ उसने एनआईए को बता दिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 25 तारीख से पहले, जिस दिन सचिन वाजे की कस्टडी खत्म हो रही है, एनआईए एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। मनसुख हिरेन की मौत के मामले में एटीएस के पास कुछ चीज़ें हाथ लगी हैं। गुजरात से उसने एक आदमी को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 14 सिम मिले हैं, और उसमें से 4-5 सिम एक बुकी ने उसको दिए थे, और ये सारे सिम मनसुख हिरेन की हत्या में इस्तेमाल किए गए होंगे, इस बात का अंदेशा है। चूंकि एनआईए ने एटीएस से मनसुख हिरेन की हत्या का मामला भी अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए एटीएस अब सारे दस्तावेज एनआईए को सौंपने वाला है, और कल यानी मंगलवार को एटीएस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। मनसुख हिरेन और उसके भाई के बीच का जो व्हाट्सएप मैसेज है वह भी अब पब्लिक डोमेन में है, जिसमें भाई कहता है कि आपने बता दिया है ना, आपने इस बात का जिक्र किया है ना कि सचिन वाजे ने आपकी गाड़ी ली थी। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, सचिन वाजे साहब के पास ही जांच है, कुछ नहीं होने वाला है। यह तब की बात है जब उसकी हत्या नहीं हुई थी, यानी कि 18 फरवरी से लेकर के 4 मार्च के बीच। अब मनसुख हिरेन की हत्या, मनसुख हिरेन की गाड़ी का मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ा होना या नज़दीक खड़ा होना, और यह पूरा जाल एक टुकड़ा है, और दूसरा टुकड़ा है परमवीर सिंह की चिट्ठी, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया कि यह आदमी 100 करोड़ महीने की उगाही के लिए सचिन वाजे और पुलिस महकमे के बहुत सारे अधिकारियों पर दबाव डाले हुए था, और उन अधिकारियों के नाम भी उन्होंने अपनी चिट्ठी में बताए। सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह की अर्जी ले ली है। जाहिर है कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। एनआईए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासे होंगे वो बहुत बड़ी सियासी हलचल का कारण होंगे। आप यूं समझिए कि जो सरकार वहां की है उसमें एक अजीब सी खलबली है, एक डर है अंदर, और हर दल अपने सिर पे ठीकरा ना फूटे, यह सारा गुनाह जो है वो किसी के सिर ना आए, इसलिए अपनी अपनी कमीज़ बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। लाजमी है कि कांग्रेस भी होगी, क्योंकि जो अघाड़ी सरकार वहाँ की है वो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के जरिए चल रही है, इन तीनों दलों के गठबंधन से चल रही है। कांग्रेस के तीनों नेता जो हैं, जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री और आज की तारीख में वहाँ सीएलपी लीडर हैं, और बाला साहब थोराट जो मंत्री हैं, यह सब आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, और कांग्रेस कहीं ना कहीं शिवसेना से ये कह रही है, और एनसीपी पर उसका दबाव है कि कम से कम आप अपने गृह मंत्री को वापस लीजिए। अगर अनिल देशमुख को शरद पवार हटाते हैं या हटाने के लिए उद्धव ठाकरे से कहते हैं, हालांकि उन्होंने पहले बोल दिया है कि यह जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की बनती है कि वो अपने गृह मंत्री से इस्तीफा मांगे, लेकिन एक तरीके से बॉल को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना के पाले में डालने की एक बहुत सोची समझी चतुर चाल है शरद पवार की। राजनीति के बड़े ही माहिर माने जाते हैं शरद पवार, इसलिए वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री यह सारे फैसले लें और ठीकरा कहीं ना कहीं शिवसेना के हिस्से में जाए। अब शिवसेना की तरफ से संजय राउत ये कहते हैं कि परमवीर सिंह बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, परमवीर सिंह की हिमायत। इधर शरद पवार कहते हैं कि परमवीर सिंह ने ही सब किया धरा है।
यह सारा किया धरा उसी आदमी का है, यह सारा काला कारनामा उसी आदमी का है। और उसी आदमी के कहने पर जो संदेह के दायरे में मैं अपने गृह मंत्री को हटाने की सिफारिश करूं या हटाने को कहूं, यह ठीक नहीं है। अगर ठीक लगता है तो उद्धव ठाकरे हटा दे। अब ये टोपी अपनी दूसरे के सिर, दूसरा तीसरे के सिर, यह चल रहा है महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार में। और बीजेपी है जो लगातार हमलावर है। दिल्ली में लगातार मीडिया से इंटरेक्शन बीजेपी के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जिसको बिटवीन द लाइंस पढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि शरद पवार कहते हैं या वहाँ के बाकी सब लोग कहते हैं जो सरकार के भीतर हैं कि सरकार पर कोई ख़तरा नहीं है। हम कहते हैं कि सरकार जो है वो लोगों के लिए ख़तरा है, महाराष्ट्र की जनता के लिए ख़तरा है। अब सरकार जो इस तरीके से पैसे उगाहती है 100 करोड़, सरकार जो इस तरीके की आतंकवादी वारदात पुलिस के ज़रिए करवाती है विस्फोटक रखने का, सरकार जो पुलिस के ज़रिए ही हत्या का काम करवाती है, यह सरकार ख़तरनाक है। अगर यह सरकार कोई फैसला नहीं करती है तो यह इशारा है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसीलिए संजय राउत बार बार कहते हैं कि अगर कोई भी फैसला केंद्र की सरकार करती है महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार के खिलाफ तो ये ठीक नहीं होगा। उनका अपनी तरफ से पहले ही यह कह देना और जावड़ेकर का इशारों में सब कुछ समझा देना मुंबई और दिल्ली के बीच की लड़ाई को साफ करता है। लेकिन महाराष्ट्र के भीतर जो तीनों दल हैं, खास करके एनसीपी, जिसके गृह मंत्री के ऊपर एक बड़ा सवाल परमवीर सिंह जो पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर है उन्होंने उठाया है, उसको लेकर के जो हड़कंप है वो सरकार की मियाद को गिनने लगा है। सरकार कब तक चलेगी और सरकार के भीतर जो टकराव की स्थितियां हैं, जो अंदर खाने आप समझ सकते हैं जिन्हें, उनका अंजाम क्या होगा और बीजेपी के लगातार हमलावर होने का नतीजा क्या होगा। एनआईए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासा करेगी। जब कल एटीएस मीडिया के सामने आएगा तो क्या कहेगा। यह सब कुछ अभी के उस पार है, लेकिन यह सब कुछ जो है आसानी से समझा जा सकता है। और इस समझने के भीतर ही महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार की स्थितियों को भी आप समझ सकते हैं। वक्त जैसे जैसे आगे आएगा वैसे वैसे राजनीति में बहुत सारे बदलाव आएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो एक दूसरे के खिलाफ युद्ध जैसी स्थितियां पैदा करेंगी। और महाराष्ट्र की सरकार रहती है या जाती है, उसकी स्थितियां या परिस्थितियां बनाएंगी। इंतज़ार करना होगा, लेकिन लड़ाई बड़ी है, मामला गंभीर और संगीन है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।